जी पेपर सॉल्व कराने के पीछे एक ही पॉइंट है कि अभी एग्जाम है आप लोगों का, तो एटलीस्ट गो थ्रू कर लो जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके तरीके क्या होते हैं क्वेश्चन के, और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है एम्स भुवनेश्वर का, सोशल मेडिकल सोशल वर्क का ही क्वेश्चन पेपर है ये। पुराने जो बैच के हैं उन्होंने सॉल्व किया होगा, और बाकी जिन्होंने एक साथ कुछ क्वेश्चंस मांगे थे तो मैंने शायद दिया भी था ये वाला पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, who termed adolescence as the stage full of storm and stress, तूफान और दबाव, ठीक है, दोनों का ये जो है स्टेज होता है एडोलेसेंस। ये कौन से थियरी सोशल थिंकर ने बोला था? तो ये बोला था स्टैनले हॉल ने। और ये मैंने जब सोशल थिंकर के क्वेश्चंस कराए थे साइकोलॉजिकल थिंकर्स के, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था। एरिक एरिक्सन का कौन सा थियरी है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो सिगमंड फ्राइड का क्या है? साइकोसोशल। साइकोसोशल सिगमंड फ्राइड साइकोसोशल किसका है? एरिक एरिक्सन का साइकोसोशल एंड सिगमंड फ्राइड का साइकोसेक्सुअल। इतना जल्दी मत भूला करो भाई, अभी तो पढ़ाया था पिछले क्लास में। सोशल डोमेन को इन्होंने बोला है कि सेंटर में रखा है एरिक एरिक्सन ने, और इन्होंने सेक्सुअल डिजायर को, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को, सेक्सुअल ड्राइव्स को सेंटर में रखा है। जीन पियाजे की कौन सी थ्योरी है? सीडीटी सर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या था स्टेज इनका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहला स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंप्लीट ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल सर। के बाद में फॉर्मल ऑपरेशन। साइको सेक्सुअल के क्या स्टेजेस हैं? ओरल फेलिक लेटेंसी जेनिटल। फेलिक लेटेंसी और जेनाइटल। ओरल का एज क्या होता है? 0 to 1.5 ईयर। 1 या 1.5 ईयर आता है। एनएल 18 मंथ से या 1.5 साल से लेके 3 इयर्स तक। फेलिक 3 to 6 ईयर। लेटेंसी 6 to 12 ईयर। और ये 12 प्लस। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में डेवलप होता है? फेलिक में। ओडिपस किसका है? सिगमंड फ्राइड। क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या इसमें फीचर्स होते हैं? बॉयज को मदर की तरफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रा किसका है? कार्ल जूंग। इसमें क्या होता है? गर्ल को फादर। तो ये है कुछ। इसके साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कितने हैं टोटल? 8 अच्छा सॉरी ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल। और इसमें कितने हैं? 8 सर। 4। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो याद रखना। Which constitutional amendments established reservation for women in local self-government in India? 72, 73 72 and 73। क्या नाम दिया गया इसको? पंचायती राज। पंचायती राज अधिनियम। कब आया? 1993।
कितने स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था लाई गई? त्रिस्तरीय। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। किसका रिकमेंडेशन था? त्रिस्तरीय वाला? बलवंत राय मेहता। और इस पंचायती राज अधिनियम और पंचायती राज व्यवस्था की जो महिलाओं के आरक्षण थे वो कितने % थे? 1/3 सर। 1/3। और इसी को कोट करके किसने कहाँ पे और मांगा गया? लेजिस्लेटिव में सर। विधानसभा और लोकसभा। लोकसभा। 1/3 मांगा गया है विधानसभा और लोकसभा में। उसका नाम क्या है? कौन सा अमेंडमेंट है वो? नारी शक्ति 106 अमेंडमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। The process of organizing and managing social welfare services and institutions to achieve social welfare goals is called। तो इसको सोशल सिस्टम कहा जाता है। अब प्रोसेस मतलब जो भी सोशल वेलफेयर सर्विसेज हैं, सोशल वेलफेयर सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य ही होता है सोशल वेलफेयर। तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोशल सिस्टम बोलते हैं। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। पॉलिसीज। वेलफेयर पॉलिसीज लाइक पेंशंस फॉर वल्नरेबल सेक्शन। सोशल डिफेंस क्या होता है? सोशल डिफेंस क्या होता है? पुलिस हो गई। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये वेलफेयर पॉलिसीज हो गया, ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इनजस्टिस, है ना। जैसे पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ये सब सोशल डिफेंस में आ जाएंगे। The rate of disease or proportion of diseased person in a society or community is called। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? The rate of disease or proportion of diseased person, यानी रोग, डिसीज्ड पर्सन का मतलब रोगी, मृत्यु। रोग और मृत्यु हुए मतलब मृतक। डिसीज्ड पर्सन मतलब हो जाएगा मृतक। डिसीज्ड का मतलब मृत्यु होता है। मृतक, रोगी और मृतक के बीच का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं? मॉर्बिडिटी बोलते हैं। मोर्टेलिटी क्या होता है? मृत्यु दर। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में क्या फर्क होता है? मॉर्बिडिटी में सर के एक से ज्यादा डिजीज के कारण, एक डिजीज की वजह से जो मृत्यु हो रही है उसको मॉर्बिडिटी बोलते हैं, और जिसके मतलब वजह से मोर्टेलिटी हो रही है, ओवरऑल मोर्टेलिटी जो मापा जाता है, मॉर्बिडिटी मापा जाता है सिर्फ रोगियों के बीच, और मोर्टेलिटी मापा जाता है ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस के लिए मेजर किया जाता है। एक होता है जनरल मोर्टेलिटी रेट। सोशल वर्क फॉलोज अ कैसा अप्रोच फॉलो करता है? राइट बेस्ड अप्रोच। कभी भी किसी सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ता है, इंसान के लिए लड़ता है, लेकिन अगर उसके साथ इनजस्टिस है, बट ये ओवरऑल सोसाइटी के वेलबींग के लिए।
वायलेंट नहीं है और जेंडर बायस्ड नहीं है सोशल वर्क। तो सोशल वर्क किसके लिए काम करता है? राइट बेस्ड अप्रोच के साथ काम करता है। कैसा राइट? किस टाइप का राइट? सोशल राइट, ह्यूमन राइट, सोशल फंडामेंटल राइट राइट, कौन सा राइट होता है? मेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ह्यूमन राइट। अकॉर्डिंग टू पॉल हॉर्टन एंड चेस्टर हंट, व्हाट इज अ कम्युनिटी? तो कम्युनिटी को सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। पॉल हर्टन एंड चेस्टर हंट के ने क्या बोला? लोकल ग्रुपिंग within which people carry out a full round of life activities। तो इन्होंने इस तरीके से अपनी डेफिनेशन दी। बाकी इन जनरल क्या बोला गया कम्युनिटी का? कॉमन यूनिटी। कॉमन यूनिटी कैसे? ड्यू टू कॉमन डायलेक्ट, कॉमन ज्योग्राफिकल कंडीशन, कॉमन फूड कल्चर, कॉमन ड्रेस कल्चर, कॉमन टेरिटरी, कॉमन लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं और जिसके वजह से उनके अंदर यूनिटी होती है, उसको कम्युनिटी बोला है। Which of the following is not a strategy for social action? तो सोशल एक्शन क्या है? सोशल एक्शन को सोशल वर्क के कॉन्टेक्स्ट में क्या मानोगे? मेथड है ना? मेथड है, कैसा मेथड है? सेकेंडरी मेथड। सेकेंडरी मेथड है। सेकेंडरी मेथड, प्राइमरी मेथड्स कितने हैं? 3। प्राइमरी में 3 है। क्या क्या है? केस वर्क, ग्रुप वर्क और और सेकेंडरी में सोशल वर्क, रिसर्च। ठीक है। तो सेकेंडरी मेथड में सोशल एक्शन रखा गया और सेकेंडरी मेथड को और दूसरा नाम क्या दिया गया है? ऑक्सिलरी मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ऑक्सिलरी और इनडायरेक्ट दोनों। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि एक स्ट्रेटजी के तौर पे किसको हम नहीं यूज करते हैं? सोशल एक्शन के लिए कन्फ्रंटेशन करते हैं, बायकॉट भी करते हैं, रैली निकाली जाती है, ऑनर किलिंग नहीं होती है। किसी को मार के आप किसी को जस्टिस कैसे दिला सकते हो? इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट आर माइलस्टोन्स व्हिच द जर्नी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्रॉसेस क्रिएटिंग हैप्पीनेस विद ईच सक्सेस। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल टास्क। अगर डेवलपमेंटल टास्क अचीव नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है पर्सनालिटी में इश्यूज होंगे, लेटर ऑन वो रिफ्लेक्ट करेंगे, मल्टीपल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो जो डेवलपमेंटल टास्क है अगर वो टाइमली अचीव हो जाते हैं तभी हम मानते हैं कि उस करंट डेवलपमेंटल फेज के लिए जो भी रिक्वायर्ड थी वो फुलफिल हुई है। एंड द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द वैल्यूज, नॉर्म्स, मोर्स ऑफ द सोसाइटी। तो समाज के नियम, कानून और मूल्य, उसके जो रहन सहन के तौर तरीके हैं वो कैसे सीखता है व्यक्ति? समाजीकरण की प्रक्रिया से, सोशलाइजेशन के साथ। ठीक है। तो सोशलाइजेशन क्या है? अ पैन लाइफ प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस। इन साइकोएनालिटिक थ्योरी innate bodily energy or excitation and guide all our behavior is called। तो इसको बोलते हैं instincts। साइकोएनालिटिक थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड। साइकोएनालिटिक थ्योरी किस पे काम करता है? ईगो, सुपर ईगो। ईगो सुपर ईगो तो अलग चीज है। सिगमंड फ्राइड ने जो साइकोएनालिटिक थ्योरी दी है इसमें हम क्या एनालिसिस करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किस पे? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। ठीक है। ईगो और मतलब जो एक इन्होंने टोपोग्राफी ऑफ माइंड बताया, क्या बोला? इड,
ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो, इड क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल। ईगो, रियलिटी, रियलिटी, रियलिटी। और सुपर ईगो, मोरलिटी, मोरालिटी। मोरलिटी, एंजाइटी क्या है? एक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? मेंटल इलनेस है। पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी एक किसी भी व्यक्ति की अपना व्यक्तित्व। The worker has to assure the client that the information disclosed will remain confidential. Which principle of social work is stated above? तो जब गोपनीयता बनाए रखने की बात कही जाती है तो उसको प्रिंसिपल का क्या नाम दिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता का सिद्धांत। और ये गोपनीयता कितना मैटर करती है? बहुत ज्यादा सर। लेकिन क्या गोपनीयता भंग की जा सकती है? जी सर। किन किन केसेस में? तो कोर्ट के आदेश पर। कॉन्फिडेंशियलिटी कैन ब्रीच ऑन विच ग्राउंड? कोर्ट ऑर्डर। सर पेशेंट अगर कुछ सुसाइड करना, कोई सुसाइडल बिहेवियर हो अगर, कोई सब क्राइम केस में, सुसाइडल आइडिएशन वाले में, जैसा कोई क्राइम, होमिसाइडल में, और जहाँ अगर पे कोई एंटी चाइल्ड, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की प्लानिंग कर रहा है, या कोई और क्रिमिनल ऑफेंस करने की प्लानिंग कर रहा है, तो ये सारे केसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी कैन ब्रीच। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्ट द क्लाइंट एज इट इज। Acceptance means accept the client without any prejudice. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है? एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हैज ओन प्रॉब्लम एंड ओन रेजिलियंस। एक जो डायलॉग मारा था कि हम सबको एक आंख से देखते हैं, तो यहाँ क्या एक आंख से देख सकते हो? नहीं सर। यहाँ आपको सबको सबकी नजरों से देखना है। जितनी ज्यादा यहाँ पे नजर आपका विस्तृत होगा उतना ही ज्यादा बेहतर आप काउंसलिंग या साइकोथेरेपी कर पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, उसकी समस्या की प्रकृति अलग होगी, उसकी समस्या की समाधान अलग हो सकती है, उसके समस्याओं के चरित्र के साथ साथ एसोसिएटेड जो इश्यूज है वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ही पैमाने पे आप मेजर नहीं कर सकते और एक ही टूल से, एक ही टेक्निक से आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते। एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेल्फ डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, बताओ बताओ, कोई बताओ क्या होता है? And must we support client and to build his availability उसका क्या बोले सर, क्लाइंट का ओवर डिसीजन मेकिंग। कोई और बताए क्या होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था इसमें। यार क्लाइंट का खुद का जो एक दृढ़ निश्चय होता है ना, कि कमिटमेंट होता है। जो भी क्लाइंट का डिसीजन मेकिंग है उसका हमें क्या करना है? रेस्पेक्ट करनी है। रेस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट्स डिसीजन मेकिंग पावर।
और उसके बिहाफ पे खुद से डिसीजन नहीं लेना है, उसे हमें एक तरीके से प्रोवोक करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? तो सेल्फ इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी तो नेगेटिव टर्म हो गया ना, सफिशियंसी होता तो मान लेते। क्रिएट सेल्फ इनसफिशियंसी नहीं हो, बाकी फुलफिल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स बिल्कुल सही है। सॉल्व साइको सोशल प्रॉब्लम, ये भी करते ही है। एनकरेज सोशल जस्टिस, तो सामाजिक न्याय के लिए तो हम काम ही करते हैं। What is the exchange of duplicate or substandard things for original? तो इसको अडल्टरेशन बोलते हैं। नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद। According to Raymond Cattell, which traits underlie the personality and are not reflected in day-to-day interaction of a person? तो ये पर्टिकुलर रेमंड कैटल है जो ट्रेड्स की बात करते हैं। ट्रेड्स मतलब समझते हो क्या होता है? धमकी देना सर। नहीं, ट्रेड्स धमकी नहीं होते, ट्रेड्स होते हैं थ्रेट्स। वो आप जो बोलो थ्रेट्स होते हैं, मैं ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेड्स मतलब जो गुण क्वालिटीज व्हाट यू एक्वायर बाय योर एंसेस्टर्स, योर पेरेंट्स, ठीक है, उसको ट्रेड्स बोलते हैं। तो इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू रेमंड कैटल विच ट्रेड्स अंडरलाई द पर्सनालिटी। तो सोर्स जो होता है ना, मतलब जो आपके पेरेंट्स के या आपके एंसेस्टर्स के जो क्वालिटीज हैं वो आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं। बट ये कह रहा है आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन डे टू डे इंटरेक्शन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में करेगा ही करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ क्वालिटीज तो होते हैं। हु प्रपोज द नीड हायरार्की थियरी इन विच ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। तो पिरामिड के रूप में किसका है? अब्राहम मैस्लो का। और कितने नीड इन्होंने बताए हैं? 5। तो पहला क्या है? सबसे नीचे जिसको बताया, जिसको बेस बताया है, फिजियोलॉजिकल। नीड। फिजियोलॉजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक बोल सकते हैं। भौतिक जरूरत। हाँ, दूसरा क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर क्या है? लव एंड बिलोंगिंग। चौथा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ स्टीम। और फिर क्या है? एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें आप देखोगे सारी जो जितने भी परिवार के भी जो है ना उत्पत्ति जैसे होती है, परिवार की जैसे जो नीड्स होती हैं वो इसी पे ही बेस्ड होती हैं। मतलब ऐसे समझो कि जब माता पिता मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे 2 वक्त की रोटी नसीब हो। ठीक है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान तो फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो पहला जो उनका उद्देश्य होता है 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा, ये मिल जाए। उसके बाद फिर जब ये अचीव हो जाता है, जब उनके कुछ सेविंग्स हो जाते हैं, तब फिर वो मकान की तरफ बढ़ते हैं, जिसको आप सेफ्टी और सिक्योरिटी बोल सकते हो। ठीक है, और जब ये भी मिल जाता है तो फिर उनको प्रेम, और यहाँ लव एंड बिलोंगिंग्स का मतलब हुआ कि उनके आसपास के लोगों द्वारा उनका अपना जो सम्मान है वो उनका सम्मान जो है बना रहना चाहिए। देन आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब जब आपका आत्मसम्मान बहुत मैटर करने लग जाता है। और फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रोटी कपड़ा, इसीलिए इस पे बेस्ड है, इसी फिजियोलॉजिकल नीड्स पे बेस्ड है। सर्व शिक्षा अभियान जब चलाया गया तब क्या चलाया गया? मिड डे मील। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2002 सर। 2002 है या 2001 है?
उसके बाद में मिड डे मील कब चला? 1995 सर। 1995। तो मिड डे मील चलाने के पीछे क्या उद्देश्य था? भूखे भजन ना हो गोपाला, मतलब खाली पेट भूख भी, मतलब खाली पेट पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, ईश्वर का भी जो है सपना नहीं आता, खाली पेट सिर्फ और सिर्फ खाने का सपना आता है। तो इसीलिए मिड डे मील को इसलिए लाया गया जिससे ग्रॉस एनरोलमेंट इंक्रीज किया जा सके। फिलहाल जिस तरीके से डिजिटल डाटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटी दिख रही है, आप लोगों ने कभी डेटा एनालाइज किया है यूजीसी नेट का? अभी शायद आज या कल में रिजल्ट आया यूजीसी नेट का। 5.5 लाख के आसपास फीमेल पार्टिसिपेंट थे और लगभग 4.2 लाख के आसपास, मतलब 1.25 से 1.5 लाख के आसपास अंतर था मेल और फीमेल पार्टिसिपेंट्स में। और ये सिर्फ इस वर्ष का पैटर्न नहीं है, ये पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार ये पैटर्न चला रहा है। क्यों चला रहा है पता है? क्या रीजन है? 33% रिजर्वेशन। नहीं 33% रिजर्वेशन तो उसमें है ना, ये यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ मैं। सर बेटी बचाओ वाला जो था, मतलब लड़कियों को आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब चालू हुआ? 2000 2015। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? पानीपत हरियाणा। हरियाणा से क्यों स्टार्ट हुआ? सेक्स रेशियो कम है। सेक्स रेशियो कम था। अभी सेक्स रेशियो इंडिया का कितना हो गया है? सर 1028.4। तो जो यूजीसी नेट का ये इतना डिफरेंस है, इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो स्टेम याद है आप लोगों को? स्टेम बताया था, साइंस टेक और एम फॉर मैथमेटिक्स था। क्या था मतलब? साइंस से रिलेटेड जितने स्ट्रीम है उसमें महिलाओं की भागीदारी कंपैरेटिवली कम है पुरुषों से। इसी वजह से यूजीसी नेट में आप देखोगे इनमें एनरोलमेंट ज्यादा है, क्योंकि यूजीसी में एनरोलमेंट ज्यादा होने के पीछे काफी हद तक रीजन ये भी है। दूसरा, जो मेल है ये आजकल क्रिएटर्स बनने में लगे हुए हैं, डॉलर में कमाना चाह रहे हैं। सफलता कितनी मिल रही है वो मैटर नहीं कर रहा, बट आटा और डाटा में सबसे ज्यादा ये फेर भी पड़ गए आटा डेटा में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले टाइम में बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का कॉन्सेप्ट जरूर लाना पड़ेगा, जिस हिसाब से ग्रॉस एनरोलमेंट घटता चला जा रहा है हायर एजुकेशन में और सक्सेस रेशियो भी घट रहा है। आप देखो सीआरई में खूब सारे फीमेल का जो है सिलेक्शन हो रहा है, मेल के सिलेक्शन से ज्यादा, मतलब ज्यादा तो नहीं कहूंगा, नंबर्स तो मैंने नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, बट काफी कंपैरेटिवली हाई है। Involvement in customs, rights, rituals, arts, literature are dimensions of which form of empowerment? तो कल्चरल एम्पावरमेंट बोलते हैं। अगर जैसे जैसे इनइक्वालिटी डिक्रीज होगी उसका बहुत बड़ा रोल है कल्चरल एम्पावरमेंट का। Which of the following means the improvement or amendment of what is wrong, corrupt, unsatisfactory? तो इसको रिफॉर्म बोलते हैं। सोशल रिफॉर्म अगर समाज के स्तर पे है तो उसको सोशल रिफॉर्म बोल देंगे, और कोई एक्ट में है तो पर्टिकुलर उस एक्ट से संबंधित हो जाएगा। Which act granted Hindu women equal rights of inheritance with Hindu men? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। Which of the following is a characteristic of post modern society? पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा?
देयर आर मल्टीपल ट्रुथ्स अबाउट फिनोमिना। मल्टीपल ट्रुथ्स तो होंगे, बट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखोगे कि जो संवेदनशीलता है वो बढ़ती जाएगी। मॉडर्न सोसाइटी में आपने देखा इक्वालिटी की बात हुई, जस्टिस की बात हुई, लेकिन जब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में देखोगे तो आप LGBTQ+ की बात होता हुआ देखोगे। आप देखोगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सॉरी मेंस्ट्रुअल लीव की बात हो रही है। मतलब इतनी सेंसिटिविटी की बात हो रही है, जहां पहले इक्वल राइट्स की ही बात नहीं होती थी, वहां अब इस लेवल पे बात होने लग गई है कि मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव और मेंस्ट्रुअल साइकिल का लीव, तरह तरह की चीजें आएंगी जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगी, जो मल्टीपल फिनोमिनास को सोसाइटी के एड्रेस करेंगी। विच डिक्लेरेशन इज कंसिडर एज द मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट। मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट का मतलब हुआ कि जो मानव अधिकार है उसके लिए कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो बहुत बड़ी माइलस्टोन साबित हुई। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन में। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब से स्टार्ट हुआ? 1948। 1948। कब से? डेट क्या था? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया में कब आया? NHRC 10 अक्टूबर। क्या है? 1993। 1993 में। ठीक है, तो 10 दिसंबर ही इसका भी बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि अलग है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो हाइपोथैलेमस। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? रीढ़ की हड्डी। हमारे हाँ CNS में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, और स्पाइनल कॉर्ड में ही ब्लड फॉर्मेशन होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को? हिंदी में बोलते हैं क्या? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु बोलते हैं, यही है ना? जी सर। सॉरी, डिलीट पे पता। Which day is celebrated as Human Rights Day? अच्छा, मेरुदंड है। 10 दिसंबर। Who formulated the psychosocial stages of personality? एरिक एरिक्सन। जीन पियाजे का क्या है? Cognitive development। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से स्टेज हैं इनके? कार्ल रोजर्स क्लाइंट सेंटर सर। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। कार्ल रोजर्स का क्लाइंट सेंटर सर। क्लाइंट सेंटर्ड और पर्सन सेंटर्ड दोनों ही नहीं का है। सॉरी। कैरन हार्नी का कैरन हार्नी नहीं तो वोम बेन भी दिया हुआ है। क्या होता है वोम बेन भी? सर वोम टू पॉम। क्या होता है ये बताओ। सर फ्राइड का जो पेनिस एनवी था उसी के अगेंस्ट इन्होंने दिया था वो मैन। हाँ, क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड हैं उन्होंने मेल डोमिनेंसी दिखाई अपने पूरे पर्सनालिटी में। तो कैरन हार्नी ने कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास मेल के पास पीनस है तो हमारे पास गर्भ धारण करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसको वुमेन भी बोला। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। Which of the following is not a method of social work? तो सोशल वर्क का कौन सा मेथड नहीं? केस वर्क है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप वर्क है, और ये तीनों क्या है? प्राइमरी मेथड्स हैं। हॉस्पिटलाइजेशन मेथड नहीं है, एक प्रोसेस है सर। हाँ जी, शायद यूनिसेफ का नाम अब चेंज हो गया सर। हाँ चेंज हो गया। क्या है बताओ? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है शायद। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है शायद। रीनेम हुआ है जी सर। रिसेंटली क्या काफी दिनों से रीनेम हुआ है, बट यूनाइटेड नेशंस क्या है? चिल्ड्रंस फंड है ना।
हाँ मेरे ख्याल से हमको भी पूरा याद नहीं सर, चिल्ड्रन या चाइल्ड है, ऐसे कुछ है सर। यूनाइटेड चिल्ड्रंस है चिल्ड्रंस ही होगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन चिल्ड्रंस फंड, ये नोट्स में मिल जाएगा, सब दिया हुआ है, बट इसमें जो बेस्ट सुटेबल आंसर था वो यही था। इसमें चिल्ड्रंस फंड वाला है नहीं ना, जी सर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड पहले यही था। हाँ जी सर, पहले यही था। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन एन इन्फेंट एंड देयर प्राइमरी केयर गिवर। तो एक्सप्लोरेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बच्चे का टेक केयर करते हो तो उसी तरीके से आपकी इमोशनल कनेक्शन बढ़ती जाती है। आप लोगों में जितने भी फादर हैं, कितने लोग हैं फादर? मैं हूँ सर। बच्चे का डायपर बदलते हो नहीं? हाँ सर, कभी कभी बदलता हूँ। हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में नहीं सर, कभी कभी 15 दिन में। मेरी राय है आप कम से कम दिन में एक बार बच्चे का टेक केयर करना स्टार्ट करो, फिर देखना इमोशनल कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो जाएगा आपका। इसी को एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। और ये बॉन्ड जो है ना बहुत जरूरी है, एक फादर और उसके सन या डॉटर के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये जीवन भर रहेगा। अदरवाइज आप पिता तो रहोगे, मतलब वही बहुत कठोर इमोशनल स्ट्रांग बोलोगे, बट उतनी इमोशनल स्ट्रांग होने की जो कंडीशन होती है वो कभी कभी हार्मफुल भी होती है। मतलब आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करोगे, बट मतलब जब आप एक्सप्लोर नहीं करते हो ना तो आप शो नहीं कर पाते हो चीजें, और कुछ चीजें शो करना बहुत जरूरी है। ये सभी के लिए है, नॉट ओनली फॉर सलमान, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल। आदित्य जी कुछ कह रहे थे क्या? सर इसमें जो आंसर 3 भी हो सकता है क्या सर? अटैचमेंट इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस। अटैचमेंट इज नॉट प्रोसेस, अटैचमेंट इज रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। जब आप एक्सप्लोर करोगे उसके बाद जो आउटकम आएगा वो है attachment। ठीक सर। An aggregation of two or more person that interact with one another in some patterned way is called social system। जो एक समाज की व्यवस्था बनी हुई है, उसकी व्यवस्था का मूल स्वरूप ही है इंटरेक्शन। तो भैया एक्चुअली मेरे विद्याशंकर जी मतलब माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक ऑन है। बेगूसराय में कुछ ऐसे अनाथालय हैं जो मतलब कुछ बच्चों को एक अनाथालय में रखा। According to Emile Durkheim, when simple societies are united by similarity of their member, it is called। तो इसको मैकेनिकल सॉलिडारिटी बोलते हैं, मतलब कि लोगों में समानता है, कॉमन डायलेक्ट है, कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसको मैकेनिकल सॉलिडारिटी बोलते हैं। Which article of Indian Constitution give the right to freedom of religion to Indians? यानी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 to 28। अस्पृश्यता के लिए कौन सा है? अनटचेबिलिटी के लिए 17 सर। आर्टिकल 17। इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए आर्टिकल 15। 16। डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन के लिए डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन के लिए 15। और बॉन्डेड लेबर प्रिवेंशन के लिए 14। 14 नहीं है, 24 23 24 है ना? 24 है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो 12 to 35 है, इसको आप रट लो। और मैटरनिटी बेनिफिट के लिए 42।
The social workers should have skills for building rapport with individuals and groups and skills for maintaining these relations. Which of the following skills of social worker the above statement is taking about? तो ये रिलेशनल की बात करता है, हम जिसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग सेशन। रैपो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रैपो को अगर हिंदी में बोले तो एक क्या बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में तो बोलेंगे प्रोफेशनल रिलेशन, विश्वास, प्रोफेशनल रिलेशन, पर्पसफुल रिलेशन, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और हिंदी में बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पर्पसफुल रिलेशन या प्रोफेशनल रिलेशन को उद्देश्यपूर्ण। प्रोफेशनल को क्या बोलते हैं? व्यावसायिक। Yes, sir. लेकिन प्रोफेशनल का व्यावसायिक मीनिंग यहाँ पे अलग साउंड कर रहा है ना? तो हिंदी में थोड़ा सा सावधानी बरतना। प्रोफेशनल को सर हिंदी में दक्षता कहते हैं। दक्षता है नहीं, वो कॉम्पिटेंसी को बोलते हैं दक्षता। कॉम्पिटेंट को दक्ष बोलते हैं। दक्षता मतलब योर स्किल फुलफिलमेंट, स्किल्ड को दक्ष बोलते हैं, कॉम्पिटेंसीज को दक्ष बोलते हैं। किसी काम में अगर आप निपुण हैं प्रोफेशनलिज्म में, उससे भी तो उसको दक्ष बोलते हैं। दक्ष जी। According to Sigmund Freud, which of the following operates on pleasure principle? तो pleasure principle पे कौन है? id। ईगो किस पे है? Reality. सुपर ईगो, मोरालिटी। Which of the following is not an anti-corruption law in India? तो प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इंडियन पिनल कोड, ये सब एंटी करप्शन लॉ में आता है। इवन इंडियन पिनल कोड तो करप्शन के बाद की दशा है, बट काफी हद तक इससे मैच करता है। बट हिंदू मैरिज एक्ट तो बिल्कुल अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? 1955। When was the Juvenile Justice Act passed? अब इससे देखो घबराना नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आज विनीता जी का भी आया था मैसेज इसी क्वेश्चन को लेके। विनीता जी हैं आप अभी जुड़ी हुई? कई लोगों के इस पे क्वेश्चन थे कि 2000 कहीं दिया है, कहीं 2015 दिया हुआ है। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आउट ऑफ बेस्ट देखना है। 1986 में सबसे पहली बार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया है। 1986 के बाद कई बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2000 में अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद में 2000 के बाद भी अमेंडमेंट इसमें हुआ है, और 2000 बाद के जो अमेंडमेंट हुआ है वो आई थिंक 2015-16 में भी हुआ है, और ये 2012 में भी अमेंडमेंट हुआ। 2015 में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ क्या सर? नहीं 2016 में, वही 2016 के बाद फिर 2021 में भी हुआ है। तो मल्टीपल टाइम अमेंडमेंट हुए हैं। तो आउट ऑफ बेस्ट जो होगा वो ध्यान में रख के चलना है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का रीनेम भी हो गया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन, इसमें बीच में रहेगा केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। जी सर। और सर एक चीज मैं ऐड करूंगा, 1986 में जो सबसे बड़ा एक तरह से हमें डिफरेंशिएट करता है ये एक्ट, 1986 में जेंडर गैप था। उसमें जुवेनाइल जस्टिस जो फीमेल को माना गया था वो 18 था, और जो बॉयज को था उसमें कुछ गैप्स थे, जेंडर गैप कुछ, शायद फीमेल्स के लिए ज्यादा लिबरल थी वहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उस समय बोर्ड तो बना नहीं था, आई थिंक 2008 में आया था। आइडिया नहीं है, एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे। मैं भी पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था। तो उसमें सबसे बड़ा फर्क ये था कि जेंडर गैप था सबसे बड़ा, 16 और एक में 18 वर्ष था। कुछ रहा होगा तभी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। जी जी सर 2023 में भी अमेंडमेंट हुआ था सर। हाँ, किस रिगार्डिंग? उसमें जो है ना सर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि
एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का बिल्कुल डिटेल क्लैरिफिकेशन दिया है कि शब्द ऐड किए गए हैं कुछ सर। अच्छा ठीक है, इन डिटेल अभी तो बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा, सिर्फ वही निर्भया केस के बाद जो अमेंडमेंट हुआ एज में, वो हमने ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उस टाइम वही 16 से 18 का जो बच्चा होगा, अगर वो हीनियस क्राइम करता है तो उसको एडल्ट के तौर पे ट्रायल किया जाएगा, ये वाला था। स्ट्रेस, एंगर एंड डिप्रेशन आर एग्जांपल ऑफ। तो स्ट्रेस, एंगर और डिप्रेशन किसके उदाहरण हो सकते हैं? मेंटल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ध्यान रखना, ये देखो जो पेपर बनाते हैं इनके पास भी कैसे बोलूं सेंसिटिविटी कैसे आएगी, किसने बनाया, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल मैनर है। मेंटल प्रॉब्लम अब डेरोगेटरी वर्ड में आता है, ये डेरोगेटरी समझते हो? डेरोगेटरी समझते हैं? नो सर। मतलब ये सब सर यूज अपमानजनक, हीन भावना से देखना। अपमानजनक शब्द। तो मेंटल प्रॉब्लम नहीं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेस दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? एक होता है यूस्ट्रेस और दूसरा डिस्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हमेशा नेगेटिव ही होता है? नहीं सर, पॉजिटिव भी होता है। भी होता है सर। सर पॉजिटिव होता स्ट्रेस है। जरूरी है, ये पॉजिटिव है, और इसके इम्पैक्ट नेगेटिव होते हैं। जैसे कल एग्जाम है, आज आप बहुत चिंतित हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए 24 घंटे में 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो ये यूज स्ट्रेस है। और डिस्ट्रेस क्या होगा? 10 दिन बाद एग्जाम है और आज ही से ओवर थिंक करने लग गए हो, इतना ज्यादा सोचने लग गए हो कि पसीने आ जा रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ जा रही है और नींद नहीं आ रही है, तो फिर वो डिस्ट्रेस हो जाएगा और फिर उससे साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो वहां पे ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या मेंटल हेल्थ इश्यूज बोल सकते हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अभी एक गाने का सीरीज आ रहा है, मोहित क्या नाम है उसका, विशाल मिश्रा नाम है ना, जिसने बॉर्डर 2 में गाना गाया, कानपुर का है जो लड़का, उन्नाव। हाँ वही है सर। तो उसको भी मैंने मैसेज में लिखा था कि एटलीस्ट आपको उनके उसका मैडनेस या पागलपन कुछ ऐसे इन्होंने शब्द रखा है गाने के उस सीरीज का जो एल्बम है। तो मैंने मैसेज किया था उस पे कमेंट में, कौन देखता है हम जैसे लोगों को, बट फिर भी अपने तरफ से एक अवेयरनेस जरूर रखना चाहिए। और पागल शब्द जो है ये भी यूज नहीं कर सकते आप, इस अगर ये आप यूज करते हैं तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से, मेंटल, पागल, ये सब शब्द नहीं यूज कर सकते हैं आप। साइको, ये सब डेरोगेटरी वर्ड्स हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी है, जजमेंटल है क्या? देखी तो नहीं सुनी। कितने लोगों ने देखी है? कंगना रनावत, राजकुमार राव। तो पहले इसका मूवी का नाम क्या था पता है? पहले नाम मेंटल है क्या? मेंटल है क्या? जी जी जी, सुना है, देखी नहीं है पर सुना है इस पिक्चर के बारे में काफी। तो मेंटल है क्या, एक इस पे PIL डाला। किसने डाला PIL? इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने, और बोला कि ये मेंटल हेल्थ एक्ट के डिफरेंट सेक्शन का वायलेशन कर रहा है। तो उसके बाद फिर जहां जहां पूरे मूवी में मेंटल शब्द यूज हुआ था वहां पे बीप बजाया और मूवी का नाम चेंज किया, जजमेंटल है क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से पहले दिव्यांग बोलते थे ना, सॉरी वो विकलांग बोलते थे, जी सर। तो अब ध्यान रखो कभी गलती से भी विकलांग मत बोल देना, बहुत ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया वगैरह पे। विकलांग नहीं बोलना होता, दिव्यांग, ठीक है। विकलांग यानी डिसेबिलिटी को किसने बोला है कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है?
ओलिवियरस से लास्ट टाइम माइक ओलिवर। माइक ओलिवर है ना जी। इन्होंने बोला कि डिसेबिलिटी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाया गया एक भावना है, एक परसेप्शन है। अदरवाइज समटाइम डिसेबिलिटी कम्स विद स्पेशल एबिलिटी लाइक स्टीफन हॉकिंस। अब एप्स्टीन से मत जोड़ के देखना, क्वालिटीज की बात कर रहा हूं मैं। हर व्यक्ति के अंदर गुण और गुण दोनों होते हैं, और अभी जिसका कोई बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है उस पर हम नहीं ज्यादा बहस करेंगे, है ना। What denotes the first level of speech development in babies? तो जब बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा होता है, जब लैंग्वेज डेवलप कर रहा है, स्पीच डेवलप कर रहा है, तो उसके अंदर बैबलिंग की कैपेसिटी डेवलप होती है। आपने बच्चे को देखा है ऐसे करते हुए, मतलब बाप 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 बा ऐसे करके बोलता है, वही है बैबलिंग। और उसके बाद फिर आपने ये भी देखा होगा, एक अलग सी आवाज निकालता है, दोनों होठ को इतना तेजी से प्रेशर मारेगा, भुर भुर ऐसे करके बोलता है, वही है बैबलिंग। वो स्टार्टिंग है स्पीच डेवलपमेंट का। उसके बाद है अ मेथड ऑफ सोशल वर्क विच इन्वॉल्व्स मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस बिल्डिंग टू क्रिएट सोशल चेंज इज कॉल्ड। तो मोबिलाइजेशन किस में करते हैं? लोगों को इकट्ठा करके उनके समस्याओं पे बात करना, उनके समस्याओं पे बात करके उनको ये रियलाइज कराना कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी को सोशल एक्शन बोलते हैं। When was the person with disabilities, equal opportunities, protection of rights and full participation act passed in India? तो कब आया था ये PWD? 1995। कितनी डिसेबिलिटीज थी? 7। 7। RPWD कब आया? 21 इसमें कितने हैं? 21। कितने क्लासेस में डिवाइड है? 8। जिसमें ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें एक से ज्यादा डिसेबिलिटी को कंसीडर किया जाता है? मल्टीपल डिसेबिलिटी। फॉर्मूला क्या है? MA/CA तो ये कुछ नहीं, वो तो IQ का है भाई। ये IQ है। IQ का फुल फॉर्म क्या है? mental age by current age into 100. इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्रॉनिकल एज। करंट एज नहीं बोलते इसको, क्रॉनिकल क्रोनोलॉजिकल एज। chronological age. अच्छा। क्रोनोलॉजी समझते हो क्या होता है? कितने टाइम से वो मतलब जो बीमारी ना 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 ना, क्रोनोलॉजी मतलब जो आपकी एग्जैक्ट एज है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके से इतिहास, जब से आप पैदा हुए अब तक का जिस समय बीता, उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। मेंटल एज मतलब कि आपकी शरीर तो 20 वर्ष की है, लेकिन आपकी जो बुद्धि का विकास हुआ है वो बिल्कुल 10 वर्ष के बच्चे की तरह हुआ है, तो उसको मेंटल एज बोलते हैं। या 10 वर्ष का बच्चा है और उसकी IQ 15 वर्ष के बच्चे के है, तो उसको फिर मेंटल एज 15 हो जाएगा। भले ही शरीर की आयु उसकी यानी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 10 हो, उसका मेंटल एज जिसकी IQ बहुत ज्यादा होती है। सर एक सवाल था RPWD एक्ट को लेके। हाँ हाँ, शायद उसमें सर मेंटल डिसेबिलिटी को भी एक तरह की डिसेबिलिटी थी उसमें काउंट की गई है, ऐसा कुछ है क्या? किसमें? RPWD एक्ट में तो जो नया हुआ है उसमें तो किया ही गया है ना। मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस का एक अलग कैटेगरी ही है, अलग से कैटेगरी है जी। मेंटल इलनेस में जो सोशल वर्कर आइडियाज यही तो लगाते हैं, इंडियन डिसेबिलिटी एवेल्युएशन असेसमेंट स्केल आइडियाज। तो इसी आइडियाज से ही मेजर होता है स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन और OCD, डिमेंशिया, ये सब आइडियाज से ही असेसमेंट होता है। तो सर इनके लिए भी डिसेबिलिटी कार्ड्स बनते हैं अलग से? डिसेबिलिटी कार्ड बनता है।
हमने बहुत के बनाए हैं, झांसी में था जब तब बहुत के बनाए, उसके एमफिल के टाइम पे भी डिसेबिलिटी कार्ड बहुत बनवाए। डिसेबिलिटी में ठीक ठाक नॉलेज है, बट वही है कि अब काम अलग डोमेन में करने लग गया। तो डिसेबिलिटी का मैं किसी दिन आप लोगों का क्लास लूंगा तो फिर उसमें बता दूंगा कि किस किस टाइप की डिसेबिलिटी में फॉल करता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, अभी शायद पिछली बार भी आया था, सेरेब्रल पैल्सी से रिलेटेड। तो सेरेब्रल पैल्सी क्या है, किस टाइप की डिसऑर्डर है? चलो ठीक है फिर। साइकोटिक ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसमें न्यूरो डेवलपमेंट न्यूरोलॉजिकल सर, कैसा है? न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल है। अब आजकल कुछ चोंगू टाइप के लोग आए हैं, वो सेरेब्रल पैल्सी को ठीक करने की बात करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर वाले माल प्रैक्टिस कर रहे थे बीच में, उन्हीं के अगेंस्ट मैंने वीडियो बनाया था, मेरा फेसबुक चैनल ही, फेसबुक प्रोफाइल ही ब्लॉक करा दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि क्लाइंट बोलता है कि मैं फला फला जगह से आया हूं बाबा, और वो साफ क्लियर कट सेरेब्रल पैल्सी का केस बच्चे का। सेरेब्रल पैल्सी में क्या होता है, जो मसल्स कोऑर्डिनेशन होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं, मसल्स में स्टिफनेस होता है, जी सर। कड़ापन होगा तो वो मुड़ता नहीं है हाथ पैर, उसमें चलने में दिक्कत होती है। आईक्यू में डेफिसिट नहीं होता है, आईक्यू ठीक होता है, बट ड्यू टू मल्टीपल इश्यूज पेशेंट की सेल्फ स्टीम बहुत पुअर हो जाती है, एजिटेटेड हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है। तो बाबा बागेश्वर वाले उसको कह रहे हैं कि ये मतलब कुछ दो चार जंतुर पंतुर बोले और दो चार आडंबर बोले कि जाओ ये करना और बच्चा 2 महीने में ठीक हो जाएगा। अब आप सोचो कि जिनके बच्चे सेरेब्रल पैल्सी वाले हैं, पेरेंट्स बहुत ही नाजुक होते हैं इस मसले में, उनको लगेगा कि यहाँ जाने से ठीक हो जाएगा बच्चा, और ये 100% गारंटी है कि इसका कोई अभी तक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। क्योंकि ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स में डैमेज होने की वजह से, अब ब्रेन डैमेज कैसे कैसे होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग कंसीविंग पीरियड, मतलब जो गेस्टेशनल एज है उस टाइम बच्चा गर्भ में है और कुछ चोट लग गया हो माँ के गर्भ में ही, तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से सेरेब्रल पैल्सी डेवलप होता है। अब पूरे ब्रेन की सर्जरी तो पॉसिबल नहीं है, अब वो भाई बिना सर्जरी के फिजियोथेरेपी वाले फिजियोथेरेपी से ठीक करने के बाद, भाई मसल्स कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप फिजियोथेरेपी करोगे तो 10-5% इंप्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन आप सोचो कि 100% इंप्रूवमेंट तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचना है और लोगों को बचाना भी है। तो सेरेब्रल पैल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। अब बात यह आती है कि बच्चे को लेके पेशेंट पहुंच जाता है, पेशेंट के अटेंडेंट पहुंच जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट कहेगा ये हमारा केस नहीं है, या अगर बहुत करेगा, अगर उसकी थोड़ी बहुत आईक्यू डेफिसिट है तो कहो जबरदस्ती आईडीडी का बना दे, और आईडीडी का बना देगा तो किसका नुकसान है? अगर आईडीडी का बना दिया सर्टिफिकेट तो किसका नुकसान है? और बच्चे का नुकसान, बच्चे का नुकसान है, क्योंकि बहुत सारी नौकरियों से बच्चे को वंचित कर दिया जाएगा। बच्चे में अगर आईक्यू डेफिसिट है, सपोज करो बेंचमार्क बनाया है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कितने परसेंट को मानते हैं? 40%। सिर्फ 40% को, 40 एंड अबव सर। 40% से लेके 49% तक जो है ना वो बेंचमार्क में आता है। मतलब 40% सबसे लोवेस्ट है, 40% से नीचे आ जाएगा तो डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर वो बॉर्डर लाइन में आ जाएगा। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आईक्यू डेफिसिट बना दिया तो बहुत सारी नौकरियों से उसको वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेरेब्रल पैल्सी है तो माना जाता है, सेरेब्रल पैल्सी क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसको हम सीवियर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में रख के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए कौन ऑथराइज है? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा? असेसमेंट करेगा, वो परसेंटेज डिसाइड करेगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डिसेबिलिटी बोर्ड है वो उसका फाइनल असेसमेंट करके और अप्रूवल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है। मेरे सामने मेरे यहाँ के साइकियाट्रिस्ट बहुत सारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे, एसएलडी वाले बच्चे, मेंटल इलनेस वाले,
इनको सबको क्या बना देती थी वो, आईडीडी, यानी पहले इसको बोलते थे मेंटल रिटार्डेशन। तो इसके लिए मुझे बड़ा फाइट करना पड़ा, बट इन लास्ट करेक्शन करवाया मैंने। तो ये अगर आपको अवेयरनेस रहेगा तभी करवा पाएंगे। सर, एवोल्यूशन ऑफ, हाँ जी सर वो जो मल्टीपल सर- डिसेबिलिटीज का आपने बताया था, तो उसको सर कैसे वो करते हैं मेजर? उसमें एक फॉर्मूला लगता है 90 सॉरी बी प्लस 90 माइनस ए अपॉन 100 सॉरी अपॉन 90 होता है इंटू 100 होता है। आई थिंक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा मुझे, बट ऐसे ही फॉर्मूला होता है। बी मतलब लोअर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी और ए मतलब हायर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। सपोज करो मेंटल इलनेस है 30% और 20% समझ लो है, 20% मान लो कोई फिजिकल इश्यूज है, तो बी हो जाएगा 20 प्लस 90 माइनस ए हो जाएगा 30 अपॉन 100 है या 90 है शायद, ऐसे ही कुछ है, एक बार देखना पड़ेगा, और इनटू 100, तो 20 प्लस 60 अपॉन 90 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेशन करके जैसा भी आएगा आप देखोगे तो ये 40% से ज्यादा आ जाएगा। और वैसे क्या होगा कि ना 20 पे मिलता ना 30 पे मिलता। सर सर अभी यूपी में थोड़ा सा एक विवादित वो इशू हुआ था, जिसमें शायद वो बंदा स्थान के किसी एक कोई अधिकारी ने एक वो शायद रेजिग्नेशन दिया था। उसमें एक इशू हुआ कि शायद उनका डिसेबिलिटी कार्ड पे या सर्टिफिकेट पे वो नौकरी कर रहे थे। फिर उसमें आया कि वो मऊ से शायद इशू हुआ था और वो शायद अयोध्या के थे वो। तो उसमें था कि वो कोई रेयर डिजीज है और जिसमें शायद 40 प्लस एज के लोगों को ही वो होता है, कोई आई से रिलेटेड कोई था वो। उसके बारे में कुछ आपको जानकारी है क्या? क्या है वो, मतलब कि मैं वो समझा अयोध्या से जिसके केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो अब उस पे मैं कुछ नहीं कह सकता ऐसे। अभी रिसेंट में ही मैं है सर वो सर, करके वो आप चर्चा में है वैसे। नहीं तो आप कुछ थोड़ा सा बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे वो समझ सर में नहीं आएगा ना केस क्या। जीएसटी में कुछ है, जीएसटी जीएसटी कमिश्नर में शायद वो। कमिश्नर है, तो उसमें ना उसने जो वो लगा रखी है सर सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसका इशू है। तो अभी तो उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो वो उसने मऊ से इशू करवाया था सर सर्टिफिकेट, लेकिन वो रहने वाला यहाँ का है, तो उन्होंने सर्टिफिकेट को अभी तो ये कह दिया है कि हाँ यहीं से इशू हुई है, लेकिन उस पे सर वो है विवाद कि ये फर्जी सर्टिफिकेट है। हाँ तो हो सकता है, नो डाउट। और इसीलिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया है पॉलिसी कि अब आप जहाँ के रहने वाले हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको बनवाना पड़ेगा। ये जो स्वावलंबन वेबसाइट है यूडीआईडी, उस पे प्रोविजन हो गया, आप फॉर्म भरोगे जहाँ के हो वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही बनेगा। जो सीएमओ ऑफिस के अंडर जो है डिसेबिलिटी बोर्ड होता है उसी के अंडर बनेगा। और आप जो ये बता रहे हो सेम केस हमने देखा है कि एक ऐसे कंडीशन था। अब इसमें क्या हुआ कि ये इसके फादर की डेथ हो चुकी थी, मदर सिर्फ थी, और ये जो ये वाला व्यक्ति था ये पार्शियली इसकी आईक्यू डेफिसिट थी, और ये वाला इंटैक्ट था, ये बेटा ये इंटैक्ट था, मतलब कि इसको कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसकी माँ ने क्या किया कि इसकी आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्ट करवाया और इसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा दिया आईडीडी की। खैर ये था भी बेंचमार्क में तो आ ही रहा था। और उसके बाद में इस बिहाफ पे इसने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी इस बेटे के नाम कर दी। और बीबी का जो था वो डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि इसको आईडीडी इश्यूज थे ही, तो इसके वजह से बीबी अलग रह रही थी, अपने मायके रह रही थी। सेपरेशन था, नॉट डाइवोर्स नहीं था। तो आदित्य जी आप माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है ना।
तो उसके वजह से क्या हुआ कि जब इसके पेरेंट्स को पता चला, इस महिला के पेरेंट्स को और महिला को, तो ये जो है क्लेम कर दिया इसने कि जबरदस्ती हमें बिना बताए अंधेरे में रख के इन्होंने ऐसा किया है। आईडीडी होने के नाते जाहिर सी बात है कि जो प्रॉपर्टी है वो कोई गलत तरीके से लिखवा सकता है, लेकिन बिना बताए आपने अगर आईडीडी दिखा के बिना आपके, अगर इनकी डेथ हो जाती तो बात अलग था, मदर की डेथ हुए बगैर इसकी प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर करती, तो ये एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। तो ये आया था हमारे पास वापस से कि मेंटल कॉम्पिटेंसी करो, तो डेथ बचा के फिर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था नहीं। तो ये ऐसे कंडीशंस होते हैं, जब लीगल इशू होते हैं तो ईंट बिक जाते हैं, इसीलिए बहुत सिंसियरली किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का बेनिफिट भी बहुत सिंसियरली लेना है। फाल्सिफिकेशन में बचना मुश्किल हो जाता है अगर एक बार कोर्ट की नजर में आ गया तो। सर एक बार वो स्टेज सर एक बार डिस्कस कर देते, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड वाला जो था आईडीडी का जो होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। जी सर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड और प्रोफाउंड। माइल्ड होता है जो 40% से लेके 49% तक होता है, और ये 50% से लेके 69% तक होता है, ये 70% से लेके 89 तक होता है, और ये 90% से लेके 100% तक होता है, जिसको प्रोफाउंड बोलते हैं। अगर आईक्यू के स्कोर की बात करेंगे तो माइल्ड का जो स्कोर आता है वो 69 मैक्सिमम है, ऐसे देख लो 20 तक, इसमें 21 से 34, 35 और इसमें 35 से 49, और इसमें 50 से 69। ये स्कोर है। अगर बिलो 20 आया तो प्रोफाउंड लेवल का इंटेलिजेंस माना जाएगा। मतलब अब इसमें एक और चीज आता है, इसमें आता है कि कौन ट्रेनेबल है, कौन एजुकेटेबल है, और किसको जो है स्क्वाड फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रेनेबल कौन है इसमें? सर 40 to 49। प्रोफाउंड सर। अरे भाई माइल्ड, प्रोफाउंड को ट्रेनेबल कैसे बना दोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ ना। माइल्ड कैसे ट्रेनेबल में आएगा? माइल्ड तो एजुकेटेबल में आता है। माइल्ड वाले को धक्का लगा के 10th 12th तक पढ़ाया जा सकता है, मतलब 10th तक तो एटलीस्ट 10th तक तो पढ़ाया ही जा सकता है। मॉडरेट वाला होता है ट्रेनेबल, इसको सिर्फ ट्रेनिंग ही दिया जा सकता है। और प्रोफाउंड और सीवियर में लाइफ स्किल्स थोड़े बहुत होते हैं जिससे वो डेली लाइफ जी सकता है, बट ये टोटल क्या होता है, डिपेंडेबल होता है प्रोफाउंड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। व्हाट इज पॉलीएंड्री? पॉलीएंड्री क्या होता है? एक से अधिक पति। एक से अधिक पति। इट इज द मैरिज ऑफ वन विमेन विद मोर देन वन। एक से ज्यादा पति, बहुपति विवाह। पॉलीगैमी इसी का उल्टा हो जाता है। Which of the following is not an aim of social action? Social action का एम क्या नहीं? प्राइवेटाइजेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज। तो सोशल एक्शन से होता है, वेलफेयर सर्विसेज के लिए होता है, सोशल प्रोग्रेस के लिए भी होता है। Who amongst the following is an humanistic psychologist? तो कार्ल रोजर्स को ह्यूमनिस्टिक माना गया है। ह्यूमनिस्टिक का मतलब जो मानवीय मूल्यों पे ज्यादा फोकस करे। सिगमंड फ्राइड ने सेक्सुअल डिजायर्स पे ज्यादा फोकस किया है। कार्ल युंग ने सिर्फ सोशल डोमेन पे फोकस किया। Who is a juvenile delinquent? जुवेनाइल डेलिंक्वेंट किसको बोला जाता है? जो 18 वर्ष से कम हो और किसी क्राइम में इंडल्ज पाया जाए। शुभम जी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। व्हाट आर नॉर्म्स? नॉर्म्स क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी।
इसको नॉर्म्स बोलते हैं। The process of bringing the client back to normalcy in case of disturbed social relation, तो इसको एडमिशन बोलते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये रिस्टोरेशन होगा। रिस्टोरेशन को रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला, नॉर्मलिसी की तरफ लेके आना जो डिस्टर्ब सोशल रिलेशंस में है, तो इंटरवेंशन करके उसको हम वापस से एक सामान्य व्यवहार करता हुआ व्यक्ति बनाते हैं, तो रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने एडमिशन दिया है तो हम इसको तुरंत डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से इसका बेस्ट जो होगा वो होगा रिस्टोरेशन। द एंटागोनिज्म practiced by the people of one community towards another community can be termed as communalism. Communalism क्या होता है? बताओ क्या होता है कम्युनलिज्म? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सांप्रदायिकता। हाँ, तो सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा कह सकते हो सोसाइटी को बांटने वाला एक प्रैक्टिस है। अब कम्युनलिज्म किसी भी बिहाफ पे हो सकता है, धर्म के बिहाफ पे भी हो सकता है और कम्युनिटी हो सकता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो इसका यूज हो रहा है वो रिलीजन के बिहाफ पे। जैसे जो देहरादून के कोट द्वार में हुआ वो रिलीजन के बिहाफ पे हुआ। थोड़े दिन पहले जो यूजीसी के लिए हो रहा था वो किस पे हो रहा था? जाति पे भी नहीं हो रहा था, क्लास पे हो रहा था। क्लास मतलब कैटेगरी, मतलब कैटेगरी में क्या, अनरिजर्व्ड या जनरल बनाम SC ST OBC। Which part of the brain controls balance, movement and coordination? तो जो सेरिबेलम होता है वो मोमेंट, कोऑर्डिनेशन और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। Which process signifies the attainment of sexual maturity? When the person becomes capable of reproducing, तो इसी को प्यूबर्टी एज बोलते हैं। इन्फेंसी किसको बोलते हैं? इन्फेंट किसको बोलते हैं? 0 से 1 28 डेज 1 साल तक बच्चों को। नियोनेटल 0 to 28 days। और चाइल्ड इन द केस ऑफ मोर्टेलिटी रेट तो बिलो 5। गेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम सर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है, गर्भकाल को। To protect ourselves against anxiety and distress, our ego sets up mechanism which are known as, तो हम अपने ईगो को, हम अपने तनाव को कट डाउन करने के लिए, अपनी गलतियों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म चाहे हो गया डिनायल हो गया, चाहे प्रोजेक्शन हो गया या सब्लिमेशन हो गया, ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। पैनिक अटैक क्या है? एक तरीके से एंजाइटी डिसऑर्डर है। What percentage of seats are all private schools required to reserve for children from backward caste and under right to education 2009? तो 25% है। राइट टू एजुकेशन के तहत कितने साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई है? 14। और स्पेशल चाइल्ड के लिए 18। Which program is coordinated by the Ministry of Social Justice and Empowerment in India to protect children against abuse and neglect? तो ये चाइल्ड लाइन का नंबर क्या है? 1098।
चाइल्ड के लिए सबसे ज्यादा किसने इंडिया में काम किया है? कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पुरस्कार किसके साथ मिला था? मलाला यूसुफजई। शांति का मिला था ना इनको? जी सर। मलाला यूसुफजई के साथ कब मिला था? 2014 देख लेना, ईयर तो मुझे भी नहीं याद है। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था 2014 में। Which social theorist in 1945 stated that every society is born, mature, decays and eventually dies? तो ये मैक्स वेबर ने कहा कि कोई भी सोसाइटी का जन्म होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होता है, लंबे समय लग जाते हैं और फिर एक समय आता है जब वो अपने उसी पहचान को खोता जाता है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने दिया। कार्ल मार्क्स का जो सबसे फेमस सिद्धांत है वो क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और बुर्जुआ वर्ग और कौन से वर्ग के बीच में इन्होंने बताया कॉन्फ्लिक्ट? प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआइज। प्रोलेटेरिएट किसको बोला है? According to Erik Erikson, during which stage of psychosocial development adolescents develop a sense of self and independence? तो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन स्टेज में। A social worker must build what kind of relationship with the client? तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्टिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? जब आप नोडिंग करते हो, जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, जब आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल क्यूज। जैसे आपका क्लाइंट आपसे अपनी बातें बताया जा रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हो, ना कोई हाँ ना हूँ हाँ अच्छा कुछ नहीं बोल रहे हो, तो क्लाइंट को एक टाइम पे लगेगा कि यार मैं तो बेवजह बातें बोले जा रहा हूँ, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उसी को नोडिंग बोलते हैं। हाँ हूँ ना करना जो होता है उसी को नोडिंग बोलते हैं। आई कांटेक्ट में जो आई से आप एक्सप्रेशन देते हो, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, कि आप अगर वो कोई बहुत दुखी होके अपने बारे में बता रहा है तो आप भी दुख प्रकट करो, वो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। इसी सारे जो एक्टिविटीज हैं इसको नॉन वर्बल क्यूज बोलते हैं। Who was the first social worker and writer who coined the word social action in 1922? मैरी रिचमंड का है ये सोशल एक्शन। When was नीति आयोग established by the government of India? इफेक्ट 2015। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, थिंक टैंक है, क्या है? थिंक टैंक। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। Which defense mechanism can help a person react positively and channelize her suppressed feeling into work of art, literature or science etc? इसको sublimation। Which is the apex national level organization of India with the mandate of protecting and promoting the interest of women? नेशनल कमीशन फॉर विमेन। कब आया नेशनल कमीशन फॉर विमेन? कब बना? 1992। अभी करंट में चेयरपर्सन कौन है? विजया किशोर राहटकर। राहटकर याद रखो, बाकी भूल जाओगे तो। विजया कृष्णन राहटकर। सोशल वर्क प्रमोट, क्या प्रमोट करता है? डेमोक्रेटिक आइडियाज। बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोशल पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया फंक्शन एज, तो इंडिया कैसे फंक्शन कर रहा है? एक वेलफेयर स्टेट की तरीके से। वेलफेयर स्टेट मतलब कल्याणकारी राज्य। और कल्याणकारी राज्य होने के नाते आप क्या देखते हो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल,
DPSP प्रिंसिपल। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जितने भी जो है पॉइंट्स है उसमें सबसे ज्यादा ड्यूटी ऑफ स्टेट्स डिफाइन की गई है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ स्टेट्स, चाहे वो आर्टिकल 42 हो, 41 हो, है ना, ये सारी चीजें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है वो एक राज्य की दायित्व को जो है याद दिलाते हैं और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उससे वो अलाइन करते हैं। जैसे आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, और इसी राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू हेल्थ। तो आप देखोगे हेल्थ को लेके आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत आपको इलाज मिल जाता है, बहुत तरीके के प्रोविजंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन? तो परिवार के टूटने का एक रीजन इसमें पूछा है। सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग इन लॉज, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये तो एक अलग, बहुत कम ऐसे कारण देखने को मिलते हैं, बट ये अल्कोहलिज्म एक सबसे बड़ा कारण बन के आया है। और अल्कोहलिज्म किस क्राइटेरिया का है, किस कैटेगरी का ड्रग्स है? क्या ये स्टिमुलेंट है? क्या ये हेलुसिनोजेंस है? बताओ बताओ। डिप्रेशन है सर शायद। हाँ, डिप्रेसेंट है ये। जो कहते नहीं आजकल पाँव जमी पर पड़ते नहीं तो पड़ते मेरे, वो गाना गाने के बाद नहीं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे जो गाते हैं वो इसीलिए गाते हैं क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये एक डिप्रेशन है, आपका सोचने का जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाता है। और टोबैको क्या है? स्टिमुलेंट है। इसीलिए आप देखते हो गाड़ी चलाने वाले तंबाकू खूब खाते हैं कि हमको नींद ना आए, बट तंबाकू इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल। इसका मतलब ये नहीं कि जाके दारू पी ले आज। टोबैको के अंदर एडिक्टिव क्वालिटी मोर देन 100 टाइम है अल्कोहल के। मतलब शराब आप 100 बार पियोगे, 100 बार शराब पियोगे तो जितना एडिक्टिव होगे उतना एक बार तंबाकू लेने से एडिक्टिव हो जाओगे। Schema, adaptation and assimilation are basic components of whose cognitive theory of development? तो ये जीन पियाजे का है। The tendency of the body to maintain steady internal state is called homeostasis. स्कीमा जो हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, कॉल यूम का था ना, जीन पियाजे का तो दूसरा। सॉरी, जीन पियाजे का नहीं, कार्ल का ही है, सही कह रहे हो। स्कीमा हम लोगों ने कार्ल में पढ़ा था। नहीं, पियाजे का ही है आई थिंक। स्कीमा एडाप्टेशन एसिमिलेशन पियाजे का ही है। पियाजे ही है सर। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस दिया था इन्होंने काली में। कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप? तो प्लानिंग कमीशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? योजना आयोग। योजना आयोग, ये 1950 में आया। और प्लानिंग कमीशन के स्थान पे क्या आया? नीति आयोग। ये 1950 और ये 2015। Menopause in women is a marker of which stage of human development? तो ये मिडिल एज में आता है। मेनोपॉज का यूजुअली एज क्या है? पहले 45। मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज होता क्या है? हाँ तो थोड़ा एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है सर इसमें। ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना मतलब गर्भ धारण ना कर पाना, रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो गया। ठीक है, तो सर 49 है, वही लगभग 45 से स्टार्ट हो जाता है।
मेनोपॉज अब बहुत अर्ली स्टेज में भी होने लग गया है ड्यू टू लाइफस्टाइल इश्यूज। तो इसको मिडिल एज बोला गया है। और मेनोपॉज स्टार्ट मतलब मेनोपॉज होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? मूड स्विंग। मूड स्विंग्स होते हैं। और इन दोनों स्टेजेस में बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है अपने पार्टनर को, ठीक है, चाहे वो शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, दोनों कंडीशन में हो सकता है। और जो आप लोगों ने देखा होगा आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम साइकोसिस और पोस्टपार्टम हेमरेज डिप्रेशन, ये दो कंडीशन बनते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस में। यानी डिलीवरी होने के बाद माँ के अंदर अचानक से साइकोसिस डेवलप हो जाता है, रियलिटी से टच नहीं रह जाता है, आप अकेले बातें करने लगती है, बच्चे का गला दबा सकती है, कई सारी जो है साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। और डिप्रेशन का भी सेम तरीके से फेज आता है। तो ये दोनों सीवियर लेवल पे मूड स्विंग होने के नाते होते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी होती है उसके बाद सीवियर ब्लड लॉस होता है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उसके वजह से भी मूड स्विंग्स और मूड में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में मजार, झाड़ फूक, इन सब जगहों पे नहीं ले जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना है। बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन है, एक टाइमली अगर इसको सपोर्ट मिलता है साइकोलॉजिकल और सोशल और साथ साथ फार्माकोलॉजिकल, तो ठीक हो जाता है। केसेस देखे हैं ऐसे आपने? किसी ने सुना है कि अपने बच्चे का ही गला दबा दिया महिला ने, न्यूबॉर्न का? हाँ सर, न्यूज़ पेपर में आता तो है। हाँ, तो वो इसी का केस होता है, मोर और लेस साइकोसिस का ही, पोस्टपार्टम साइकोसिस। अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच स्टेज द इरोजिनस जोन शिफ्ट्स टू जेनाइटल ऑर्गन। तो ये फेलिक स्टेज में जेनाइटल ऑर्गन की तरफ, इरोजिनस मतलब जहां से ग्रेटिफिकेशन मिलता है बच्चे को। All changes that take place in the womb of the mother are called, इसको प्रीनेटल बोलते हैं। प्रीनेटल मतलब गर्भ के भीतर जितना विकास होता है उसको प्रीनेटल बोलते हैं। और उसी प्रीनेटल यानी गर्भ से पहले जितना केयर आता है उसको बोलते हैं प्रीनेटल केयर या एंटीनेटल केयर। और जब डिलीवरी हो जाता है तो फिर बोलते हैं पोस्टनेटल केयर। गवर्नमेंट की स्कीम क्या है इसके लिए? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आया? 11 The financial aid given by the government to individuals and families in their contingency is called as social assistance। यानी किसी परिवार या किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई असमय घटना हो जाती है, असामयिक घटना हो जाती है, डिजास्टर हो जाता है, तो उसको जो एक असिस्टेंस प्रोवाइड होता है उसको सोशल असिस्टेंस बोलते हैं। हु इज अ क्लाइंट? क्लाइंट कौन है? समवन सीकिंग गाइडेंस, असिस्टेंस और सर्विस फ्रॉम अ प्रोफेशनल। किसी को जरूरत महसूस होती है, चाहे वो काउंसलिंग की हो या किसी और सोशल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए जिसको इच्छा जताता है उसको क्लाइंट बोलते हैं। व्हेन वाज द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट पास? तो 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। तो चाइल्ड लेबर के हिसाब से कितने साल के जो है को बच्चा बोला गया है? बिलो 14 ईयर्स। 14 से 18 साल तक के बच्चे को किस टाइप के? नॉन हजार्डियस प्लेस पे काम पे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर आज का क्लास मुझे लगता है वाइंड अप करने का टाइम आ गया। 8:34 हो गया ना? जी सर। तो समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन डिस्कशन में ज्यादा टाइम चला जाता है, 3 पेज और हैं, इसमें ज्यादा है नहीं। खैर
80 क्वेश्चन ही शायद थे इसमें ना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। सर एक जगह पूछा था सर, इसमें से टिश्यू कौन सा नहीं है? तो सर एक था ऑप्शन में आरबीसी, एक था ब्लड, एक था सर स्पाइनल कॉर्ड और एक और था सर। क्वेश्चन दीजिए। ब्लड तो एक टिश्यू है। ब्लड टिश्यू है। ये तो मैं कई बार डिस्कशन में